कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हमारे साथ नेहा भारती मौजूद है। आई थिंक किसी इंट्रो की तो जरूरत है नहीं, तो सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट को आप किस नजर से देखते हैं। देखिए, पहले तो हम जब हंगर स्ट्राइक स्टार्ट नहीं हुआ था तो मुझे लग रहा था कि कुछ लोग कम हो रहे हैं, यहाँ पर भीड़ कम हो रही है और जो लोग थक रहे हैं मुझे दिखता था। बट जब से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई है तब से संडे के बाद से तो बदलाव नजर आ रहा है। आज तो बहुत ही भीड़ है, मैं देख रही थी, मैं अभी पूछ ही रही थी कि यार ये सब लोग सो रहे हैं, मतलब एक्चुअल में यहीं पर रुकते हैं, पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है वो पूरा भरा हुआ ही है, लोग सो रहे हैं। देखिए, अब लंबे टाइम तक चलता है तो हिम्मत वगैरह तो हल्की हल्की कम होती है, थकान है एक, है ना आपका, तो लोगों में थकान है, बट फिर भी हौसले बुलंद है, यहाँ पर लोग टिके हुए हैं जितना हो सकता है। मैं भी रोज आती हूँ, मेरे तो पैर में भी लग गई, बट ठीक है, अब आ रहे हैं हम रेगुलर, तो जब तक इस्तीफा नहीं मिलता जब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अच्छा, हंगर स्ट्राइक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सोनम वांगचुक जी, उनका तो पता ही है, लद्दाख में 21 दिन तक बैठे थे प्रोटेस्ट पर। बाकी ये जो आयसा के लोग बैठे हुए, बाकी यहाँ पर भी हमारे पीछे हंगर स्ट्राइक पर लोग हैं। आज एक आयसा की मेंबर है दानिश अली, उनकी दानिश तबीयत अली। भी खराब हो गई। तो उस पे आप क्या कहेंगी, मतलब क्या देखिए, मुझे ना मुझे शर्म आती है इस गवर्नमेंट पे एक्चुअली में। एज अ भारतीय हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है कि ये देख रहे हैं कि इनके भारत के बच्चे ही हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही है, भारत के लोग ही है। सोनम जी की हम बात करें, इतने टाइम तक वो जेल में भी रहकर आए उस प्रोटेस्ट के बाद। तो शर्म आती है गवर्नमेंट पे कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी इनको पता है कि सब क्या चल रहा है। और हम बयान देखते हैं कि नितिन नवीन का बयान आया कि जो कॉकरोच बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उनको जो हमारे कार्यकर्ता है वो सबक सिखाएंगे। तो मतलब खुलेआम धमकी दी जा रही है डराने के लिए, एक भी बात नहीं सुनी जा रही है, एक भी बात पर गौर नहीं किया जा रहा है। आप ये देखिए, गोदी मीडिया जितनी भी है वो तो एक भी चीज नहीं दिखा रही है यहाँ की प्रोटेस्ट के बारे में। तो सबसे बड़ा हाथ जो मुझे लगता है, देखिए मीडिया जो है वो बहुत बड़ा स्तर है हमारे भारत की डेमोक्रेसी के लिए, है ना, कि वो सच्चाई दिखाएगा, लोगों को पता चलेगा। और आज भी बहुत सी जनता है जो इस मीडिया को देखती है। सोशल मीडिया पे हो सकता है बहुत लोग ना हो तो वो देखते हैं आज भी इन चीजों को, बट गोदी मीडिया एक भी चीज नहीं दिखा रही है, सोनम जी के बारे में नहीं दिखा रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर जेएनयू के बच्चे हैं, जामिया के बच्चे हैं, जिनसे आप छिड़ते हैं, जिनको आप गलत गलत बातें बोलते हैं, एक आतंकवादी का नाम तक दे देते हैं, पाकिस्तानी का नाम तक दे देते हैं। पर आप सोनम जी देखिए, एक साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश के लिए, उनके ऊपर मूवीज भी बनी है, एक बड़ा चेहरा है भारत के लिए, उसके बावजूद भी हमारी मीडिया एक दिन नहीं दिखाती है। इतने लंबे टाइम तक वो जेल काट कर आए हैं और बिल्कुल ही झूठी, बिल्कुल ही किसी भी ये एक केस लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, किसी को भी यूएपीए लगा देते हैं किसी पे भी। और उसके बाद इतने लंबे टाइम तक जेल पे, इतने काफी टाइम बाद वो बाहर आए, उन्होंने इतनी प्रॉब्लम फेस करी, उसके बावजूद भी उनका हौसला देखिए, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ही, पर स्टूडेंट्स के बावजूद भी, स्टूडेंट्स को देखने के बावजूद भी ये हमारी गवर्नमेंट जो है इतनी ज्यादा एक घमंड में है, वो देख ही नहीं रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को, सोनम जी को। इतने सारे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं। कैंसर पेशेंट भी थी यहाँ पर, उनकी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसके बाद वो फिर से आ गई यहाँ पर, तबीयत ठीक होने के बाद वो फिर से यहाँ पर आ गई। फोर्थ स्टेज का, थर्ड स्टेज का उनको कैंसर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो टिकी हुई हैं। बट सरकार के सर पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। हमारे मोदी जी जो है वो बाहर घूमने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, उनको एक अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे सूट, आप ये देखिए, जो हमारे भारत के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिका उन्हीं को मार दे रहा है। हमने देखा 3 भारतीय भी मार दिए, उसके साथ वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे ही इंडिया में वो कदम रखते हैं, एकदम से हम देखते हैं उनकी शक्ल ही उतर जाती है, बाहर जाकर वो इतने खुश रहते हैं। तो ऐसे हमें प्रधानमंत्री की कभी भी जरूरत नहीं थी, ना ही है। ये भले ही बोल रहे कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, या हमें हमारा 56 इंच का छाती, 56 इंच का सीना और लाल आंखें दिखाने वाली बातें, जितनी भी बातें इन्होंने बड़बोले बयान दिए हैं, इस तरह के बयान की हमें जरूरत नहीं है। हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है, हमें स्कूल कॉलेजेस की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, जिसपे बात कभी होती ही नहीं है। एक ही टॉपिक यहाँ पर आता है और अभी भी यही टॉपिक है यहाँ पर। आप चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, पर आज भी जंतर मंतर का टॉपिक इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का ही है। अगर आप किसी को बोल रहे हैं ये आतंकवादी है, आप बोल रहे हैं किसी को ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ, दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं, इस तरह की, इस बड़े ऐसे ऐसे बड़े बयान, मतलब एक जो हमारे भारतीयों को बोलना भी नहीं चाहिए, इन बच्चों को बोलना भी नहीं चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को बोलना भी नहीं चाहिए इस तरह की बातें। आपके ही तो देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जेएनयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप उसमें एडमिशन लेना आपका इतना मुश्किल है। उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, पीएचडी करे हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। दानिश की हम बात कर लें, पीएचडी कर रहे, पीएचडी की स्कॉलर है वो, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो
अपने यूथ के लिए तो कर रही है ना, उनकी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उनको चेंज के लिए कर रही है, उनको कोई नीट के एग्जाम नहीं देने। बट हमारी आने वाली जनरेशन जिनको नीट के एग्जाम देने हैं, और वो लोग मुझे आज भी समझ नहीं आता वो लोग कैसे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो कैसे ही मतलब अपनी इंसानियत खो चुके हैं, इंसानियत मार चुके हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में, कि वो आज ये नहीं देख रहे कि आपका बच्चा नहीं है इसमें, बट कल आपका भी बच्चा हो सकता है, आपका भी बच्चा सुसाइड कर सकता है। बट उसके बाद अंधभक्ति ऐसी है, जो 3 बच्चे मरे उसमें, है ना, जो अमेरिका में मरे, उसमें एक अंधभक्त का बेटा था और एक ही लौती औलाद जो वो सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बावजूद वो इतना लगातार हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन को जान से खत्म कर दो, बिल्कुल इसराइल का इतना साथ दे रहे हैं, अमेरिका का इतना साथ दे रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, और उसी अमेरिका ने उनके ही बच्चे की जान ले ली, और उसके बावजूद भी उनसे बाद में पूछा जा रहा है कि आपके ही बच्चे की जान ले ली, तो वो कह रहा है कि मोदी जी ने जो किया होगा वो सोच समझ के ही किया होगा। ऐसी तो इनकी हालत है। अभी हम देख रहे हैं बुलडोजर, जब किसी दूसरे धर्म के लोगों पर बुलडोजर चलते हैं वो इतने खुश हो रहे हैं कि अच्छा है, इन आतंकवादियों को बांग्लादेश भगाओ, इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भगाओ, इस तरह की। बट अपने ही घर जब टूटते हैं तो ये रोते हैं, और उसके बावजूद भी अनभक्ति देखिए, लोगों के घर टूट रहे, वो कह रहा है वोट तो मैं मोदी जी को दूंगा, वोट तो मैं मोदी को ही दूंगा, घर टूट जाए, पूरा मकान टूट जाए, सब कुछ टूट जाए। तो अंधभक्ति इतनी चरम क्यों? पता है क्यों? क्योंकि दहशत फैलाई गई है 2014 के बाद। इस तरीके की आपके दिल में, इस तरह के आपसे दिमाग में दहशत फैलाई गई है कि अगर आप मोदी को वोट नहीं देते, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते, अगर आप आरएसएस को अपना नहीं मानते, तो आपके घर में किसी दूसरे धर्म का इंसान आएगा, आपका घर छीन लेगा, आपकी लड़कियां उठाकर ले जाएगा। इस तरीके की दहशत शुरू से फैलाई गई है। तो एक्चुअल में तो दहशत ये फैला रहे हैं ना, दहशतगर्द की टीम तो यही है। जो यहाँ पर तो आप ये देखिए ना कि यहाँ पर आपने कभी सुना हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जुनैद भाई खाना बांट रहे हैं, वो कभी किसी को बोल रहे हैं कि तू हिंदू है या मुसलमान है, अल्लाह अकबर बोल तब तेरे को खाना देंगे? या जो उनसे खाना ले रहा है, जो उनसे सामान ले रहा है, वो ये भी नहीं पूछेगा कि भाई तू मुसलमान है, तेरे हाथ का हम खाना नहीं खाएंगे? इस तरीके की बातें, इस तरीके की ये जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है हाल फिलहाल में, ये इन्होंने हिंदू मुसलमान के टॉपिक को इतना स्ट्रांग बना दिया है हमारे भारत में, जो असल मुद्दे हैं उनको छुपा ही दिया है। आज भी हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज भी हम यहाँ पर इनके भक्त आएंगे, वो हमसे बोलेंगे तुम उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हो, तुम शर्जिल इमाम का। भाई इस प्रोटेस्ट में शर्जिल इमाम, इस प्रोटेस्ट में उमर खालिद, पाकिस्तान, देशद्रोह कहाँ से आया? ये तो नीट के लिए एग्जाम, नीट के एग्जाम में जो आप नहीं करा पाए, हाँ, जो आप नीट के एग्जाम ठीक से नहीं करा पाए, बच्चे ने सुसाइड कर ली, मर्डर किया है आपने, सुसाइड भी नहीं है वो, मर्डर किया है आपने, बच्चे मर गए, उनके माँ बाप, मैंने यहाँ पर उनके पापा से मैं मिली, जब वो आए थे रो रहे थे बेचारे, मतलब इतना बुरा। कल को हमारे ही अपने घर में से भी ऐसा हो सकता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कॉकरोच है और इन्होंने फालतू में कुछ बना लिया है पार्टी, और ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ आंदोलन से ही चलते हैं, आंदोलन इनकी जरूरत है, आंदोलन के बिना ही कुछ नहीं कर सकते। तो देश में जब जब आंदोलन नहीं हुए ना, तब तब सरकारें हमारे सर पर चढ़कर बोली हैं। तो अगर आपको सरकार को सबक सिखाना है, अगर आपको उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जाना है, तो आपको इस तरह के प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, और वो ही हम कर रहे हैं। और यहाँ पर तो बहुत प्यार मोहब्बत से हो रहा है, आप ये देखिए ना, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब आपस में मिलकर बांट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं हो रही। इतनी मोहब्बत से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बावजूद भी इसमें हिंदू मुसलमान घुसेड़ कर जो असली टॉपिक है उनको ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत गलत है। बट फिर भी हम इन चीजों को, हमें पता है कि हमें किस चीज को लेकर आगे बढ़ना है, हमें पता है ये मुद्दा शिक्षा का है, हम शिक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे और किसी मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। वो मुद्दे भी हैं, बट अभी फिलहाल जो है वो नीट के स्टूडेंट्स ने जो सुसाइड की है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने हम यहाँ पर आए हैं। उनका इस्तीफा हो जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा मोहब्बत से, प्यार से, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी है ना कि आपने जैसे बताया, जितनी मेहनत इस प्रोटेस्ट में हो रही है, लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, बाकी जो लोग खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, उनके पैर सूज गए, इतनी मेहनत हो रही है, इतनी शिद्दत से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन नेशनल लेवल पे या हमारे इंडिया में भी इसको इतनी हाइप नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस चीज़ को कवर नहीं करी। अगर हम भी अपने घरों की बात करें, हमारे घर वाले, खानदान वाले, उनको नहीं पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी चल रहा है, वो दिखाएंगे नहीं ना। मैंने आपको अभी, मैं इससे पहले यही बात करी थी कि गोडी मीडिया दिखाएगी ही नहीं उस चीज को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जिस चीज को बनाने में 2014 से 2026 लग गया हमें, हम इस चीज को अगर दिखा देंगे तो हमारी तो सारी की सारी करी कराई मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी, है ना। आप एक बात बताइए, रूबिका लियाकत ने 70 करोड़ रुपए का घर खरीदा। एक ईमानदार पत्रकार कभी भी पूरी जिंदगी लगाकर इतना महंगा घर नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता, उनकी सैलरी ही नहीं है इतनी, है ना। आप आज देखिए जो ये मंत्री जितने भी हैं, आप
रेपिस्ट को टिकट दे देते हैं, ये मर्डरर्स को टिकट दे देते हैं। उसके बाद इतना पैसा कमा कमा के, ये सिर्फ नौकरी तो कर रहे हैं ना, एक नौकरी में इतना पैसा कोई कमा सकता है नेता? कभी नहीं कमा सकता। इतने बड़े बड़े घर ले रखे हैं इन्होंने, कई कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके पास, कई कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके पास। तो ये सिर्फ जनता का पैसा लूट रहे हैं। और ये सारी मेहनत जो करवा रही है इनकी, ये है हमारी गोदी मीडिया। जब तक गोदी मीडिया इनका साथ देगी, देखिए बीजेपी ने ना शुरू से बड़ी शातिर चाल चली है ना। बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही रही है शुरू से, उनका राजनीति खेलने का तरीका यही रहा है। 2014 के पहले भी जो एक टाइम पे इनकी सरकार आई कि डिवाइड करो और रूल करो, है ना, जो अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर कि तोड़ो और राज करो, पर वो तो अपने नहीं थे हमारे, बट ये अपने हैं, ये हमारे देशवासी हैं और यही गद्दार है। जब अपना ही गद्दार हो जाए तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तो अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो इन्होंने शुरू से ही ये स्ट्रेटेजी अपनाई है अपनी, कि जितने भी ऊपर के तबके हैं, जिससे भारत को पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जो भी इंसाफ दिलाता है हमें उसे ही खरीद लो। हमारे सीजीआई को इन्होंने खरीद लिया, वो कॉकरोच बोल रहे हैं, ईडी की रेड पड़वा, देखा कि सारी की सारी ईवीएम जलवा दी गई, तो खुलेआम सब कुछ हो रहा है। तो बीजेपी का शुरू से इसी तरीका रहा है राजनीति को खेलने का, कि पहले आप तोड़ो लोगों को, और जब तोड़ दोगे, और काफी हद तक मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, एक मुसलमान और एक हिंदू सिख ईसाई सबको पता है कि हमारे देश के लोग बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं, शिक्षित जो लोग हैं, उनको आज भी शायद हो सकता है, बट आज तो मैं ये भी देख रही हूँ कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी आजकल इन चीजों में आकर बहक रहे हैं। हिंदू मुसलमान में इतना ज्यादा, उनमें इतना ज्यादा ही बांट दिया है, इतने सालों की जो मेहनत है। आज भी आप देखो, कभी भी लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात होती है, आप नाम से पहचानने की बात करोगे, आप हम अभी भी देख रहे हैं मीडिया में, जब भी कोई मुजरिम होता है, मुजरिम दिखाते हैं, तो उसमें एक टैग लाइन होती है। तो सबसे पहले टैग लाइन उसमें ये देखते हैं कि किसी मुसलमान का इसमें नाम तो नहीं जुड़ा। जब जुड़ा होता है उसी का नाम लगातार दिखाएंगे और उससे मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही चीज रह गई है, और रियल मुद्दों को हमारा बहुत ज्यादा छुपा दिया गया है। इसीलिए हमें इस तरीके के प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। देखिए, आप भी पसीनों में इस टाइम तर हो रही हैं, मैं भी पसीनों में। इतने लोग हैं यहाँ पर, पंखों की तो बहुत, फैंस की तो बहुत ही कम व्यवस्था है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ही जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं उनके लिए एक आध फैन लग गया, बाकी तो सारे लोग पसीनों में तर, बहुत ज्यादा गर्मी में। किसी को पसंद नहीं होता इतनी गर्मी में, इतनी परेशान होकर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं, कोई नहीं। पर लोग फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके भी घर में बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सरकार को ही देखना चाहिए। हम बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से ये कहते हैं। मैंने तो पहले ही बोला कि असल में इनकी हालत तो वही है नेपाल वाली में, जैसे हुआ जेन जी प्रोटेस्ट, जैसे हुआ इनको मार मार के भगाने वाली। बट फिर भी हम पहले दिन भी गुलाब लाए, आज भी अगर ये हमारे सामने आएंगे, आज भी इनको गुलाब देकर यही बोलेंगे कि आप प्यार मोहब्बत से हमारी मांगे पूरी करो, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी का तो ये बयान भी है ना कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं है। इस्तीफे देने के चलन ही नहीं है। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि वो घमंड सर पे आ गया है ना, घमंड इतना ज्यादा है, उनको पता है कि हर चीज तो हम खरीद चुके हैं। इस्तीफा दे देंगे तो हमारी नाक नीची नहीं हो जाएगी, हम तो घुटने टेकने वाली बात हो जाएगी। देश का बेड़ा गर्क हो जाए, हमारी नाक नीचे नहीं हो जाएगी। इंसान यहाँ पे, मैं बता रही हूँ, हंगर स्ट्राइक पे अगर बच्चे या फिर कोई भी यहाँ पर मर भी जाता है, इनके सर पे तब भी जू नहीं रहेंगी। जो 21-22 बच्चे मर गए, उनका जब कोई फर्क नहीं पड़ा इनको, तो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक, जिसको ये आतंकवादी पाकिस्तानी बांग्लादेशी मान रहे हैं, उनमें से कोई मर जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी वो एक डायलॉग मेरे को हमेशा याद आता है कि अगर सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो। तो संसद आवारा ही हो चुकी है। तो इस संसद को होश ठिकाने लाने के लिए, संसद को अपनी लाइन पर वापस लाने के लिए हमें इस तरीके के प्रोटेस्ट बहुत प्यार मोहब्बत से करने चाहिए। और मुझे लगता है जब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, सरकारें अपने, देखिए कितना भी घमंड आ जाए उनके ऊपर, पर फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं हम। अगर हमारी कोशिश जारी रहेगी तो हो सकता है गवर्नमेंट घुटने टेक दे हमारे सामने। चलो। अच्छा, अब इस प्रोटेस्ट से थोड़ा सा हट के अगर क्वेश्चन पूछे हम आपसे, आपको सब जानते हैं जामा मस्जिद की वायरल गर्ल, एक्टिविज्म में आप काफी अरसे से हैं, आपने एक बयान भी दिया था एक्टिविज्म की। तो क्या हम आपको कभी राजनीति में देख सकते हैं, क्योंकि आप शरबत ज्यादातर बांटती हुई दिखती है, मोहब्बत का शरबत। क्या हम मतलब ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि हम आपको मोहब्बत की दुकान खोलने का, या फिर जो भी है नहीं, कांग्रेस के साथ में? बिल्कुल मेरे को मौका मिलेगा तो बिल्कुल। देखिए, मैं कोई इस तरीके की बात नहीं करती, मैं राघव चड्ढा नहीं हूँ जो बोलूँ कुछ करूँ कुछ तो मैं वो नहीं हूँ एक्चुअल में। मैं चाहती हूँ पॉलिटिक्स में आना। मैंने कॉलेज अपना पॉलिटिक्स में किया, और फिर मास्टर्स वगैरह सब कुछ मेरी पॉलिटिक्स में है। मैंने पढ़ा है एक टाइम तक पॉलिटिक्स को। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि अगर मुझे राजनीति में आने का मौका मिले तो मैं चाहूंगी मैं आऊँ, और अच्छे लोगों की, आप जैसे लोग यहाँ पर, जैसे एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर बहुत सारे, जो
अनशन पे बैठे हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी इस तरह के लोग आए जो सच के साथ खड़े हो, जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो। तो ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, पॉलिटिक्स को अच्छा किया जा सकता है। और मुझे लगता है यूथ की बहुत ज्यादा जरूरत है पॉलिटिक्स में, है ना, क्योंकि जब एक हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, तो हमारी और उनकी मेंटेलिटी चेंज है। हाँ। इतना ज्यादा हमारा नहीं हो पाता उनसे मैच। तो अगर यूथ के लिए कुछ करना है तो मुझे लगता है यूथ को ही इस गवर्नमेंट में बैठना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, ताकि जैसा यूथ चाहता है हम उनकी जो बातें हैं उन पे खरे उतर पाए, उनके लिए काम कर पाए। तो वो तभी होगा जब यूथ पॉलिटिक्स में आएगा। तो मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, एक और चीज इंस्टाग्राम पे ही मैंने देखी है कि आपके लिए आती है कि आप हमेशा मस्जिदों में तो आप दिखते हैं, लेकिन मंदिर में आप कभी नहीं नजर आती है। मस्जिद में जाना आप भूलती नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत अजीब सी बात है कि लोगों को मैं मस्जिदों में दिख जाती हूँ। जब मैंने पहली बार इस तरीके का काम करने स्टार्ट किए थे, जब मैंने लोगों की सेवा करना स्टार्ट किया था, तो पहली बार मैंने किसान आंदोलन में किया था। तो किसान आंदोलन में तो सारे सिख थे, इनको तब नहीं दिखा। कोरोना में मैंने बहुत काम किया, हमने पता नहीं कितने लोगों को प्लाज्मा दिलवाया, कितने लोगों को सिलेंडर का काम करवाया। वहां पर हमने कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कुछ नहीं देखा। उसके बाद जब मैंने जामा मस्जिद पे रेगुलर करना स्टार्ट किया तो इनको लग गया, मैं ऐसा नहीं है मैं मंदिर में नहीं जाती, मैं मस्जिद में भी कोई नमाज पढ़ने नहीं जाती हूँ, है ना। तो मैं मस्जिद में जाकर नमाज थोड़ी पढ़ रही हूँ, मैं मस्जिद में लोगों को खाना खिलाने जाती हूँ। ऐसे ही मैंने मंदिरों में किया है। अगर इनको नहीं दिख रही है वीडियोस मेरी सारी डली हुई है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए जाके, कि हनुमान मंदिर, जब हनुमान मंदिर हो गया, जब भी रामनवमी होती है, नवरात्रे होते हैं, हम उनके बाहर भी खाना बांटते हैं, उनके लिए भी करते हैं। बट इनको वो अंधे बने पड़े हैं ना, तो सिर्फ इनको वही टोपी और वही कुर्ता पजामा देख देख कर ये जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए कोई मंदिर अलग नहीं है, कोई मस्जिद अलग नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, जो भी जिसको भी मान रहा है। और मैं तो वो लड़की हूँ जो मैं किसी चीज को नहीं मानती, है ना। तो मेरे लिए ना मंदिर में जाना, ना मस्जिद में जाना, मैं किसी भी चीज को नहीं मानती। वो हमारे लिए, मेरे लिए सब बराबर है। मेरा कोई किसी को, मैं वो एक ऐसा नहीं है कि नहीं ये वाला धर्म है तो मैं इसी के लिए काम करूंगी। मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत है। हम काम कर रहे हैं सिर्फ इंसानों का पेट भरने के लिए। मैं मंदिरों में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जाकर मैं ये सब कभी मैंने ना सोचा। और वो जो काम मैंने करना स्टार्ट किया रमजानों में, वो भी मैंने इसीलिए किया ताकि वो जो नफरतें हैं बहुत ज्यादा, उसको हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कम कर सके। तो ऐसा नहीं था कि मैं जब रमजानों में जामा मस्जिद जाती थी मैं बुर्का पहनकर जाती थी, हिजाब पहनकर जाती थी। मैं अपनी तहजीब से सूट पहनकर जाती थी, बिंदी लगाकर ही जाती थी वहां पर, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हाँ ये वाले गैर धर्म के जो लोग हैं, जो हमारे धर्म के नहीं है, वो नफरत करते हैं हमसे। इसीलिए मैं जाती थी। और उस टाइम वो बहुत प्यार मोहब्बत मुझे मिला भी। और बहुत से हिंदू लोग थे जो मुझे डोनेट करते थे वहां पर सामान बांटने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं आज भी इंडिया में, जिनके वजह से भारत चल रहा है, जिनके वजह से दुनिया चल रही है। बट अगर ये मंदिर मस्जिद की बात है तो वो लोग हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं, वो ही इस तरीके की बात करते हैं। हमारे दिल में ना कभी ऐसा कुछ आया है, ना कभी आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा नेहा भारती जी आपसे बात करके।